नमस्कार। ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कविता ध्वनि, जिसके कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो वीडियो में आज हम जानेंगे कविता का भावार्थ, एमसीक्यू प्रश्न, शब्दार्थ तथा पाठ के अन्य प्रश्नोत्तर। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। बच्चों, इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि ऐसी कविताएं लिखते हैं जिनमें सामने जो हम पढ़ रहे हैं उनके अलावा भी कोई ना कोई अर्थ छुपा हुआ होता है। तो इनकी इस कविता में भी कोई अर्थ छिपा हुआ है। इस कविता का नाम है ध्वनि यानी आवाज। किस प्रकार की आवाज? वो आवाज है जो लेखक के मन से आ रही है, उनके भीतर से आ रही है। लेखक कुछ कहना चाहते हैं। जब उन्होंने देखा कि वसंत ऋतु आई है, चारों तरफ हरियाली छाई है, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, तो उसके माध्यम से उन्होंने इस कविता की रचना कर डाली। इसमें उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार से पतझड़ की ऋतु के बाद यानी मुसीबतें झेलने के बाद, कष्ट झेलने के बाद जब प्रकृति में भी वसंत ऋतु आती है, तब चारों ओर हरियाली छा जाती है, सुंदर सुंदर फूल खिल उठते हैं। उसी प्रकार कवि ने भी बहुत से कष्ट झेले हैं, अपनों को खोया है। पहले अपने माता पिता, फिर अपनी पत्नी और उसके बाद अपनी पुत्री को भी उन्होंने खो दिया था। तो उस दुख को झेलने के बाद अब उनके जीवन में कुछ नया उत्साह, नया जोश आया है, निराशा से वो उभरने लगे हैं। तो उसी प्रकार से वो नई युवा पीढ़ी को भी कहना चाहते हैं कि जीवन में कष्टों से कभी मत घबराओ। कष्टों के बाद अपने आप को पूरा दोबारा से उठाओ, क्योंकि जीवन का अंत अभी नहीं होगा, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। तो उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए, उनमें नया जोश और उत्साह भरने के लिए इस कविता की रचना की है। तो आइए पढ़ते हैं कविता ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ हैं। अंत का अर्थ समाप्ति यानी खत्म होना, मृदुल कोमल को कहते हैं, और वसंत होती है ऐसी ऋतु जिसमें फूल खिल उठते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया है और आज की युवा पीढ़ी को समझाने का प्रयास किया है कि उन्हें आलस को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए और नए उत्साह और साहस के साथ जीवन को जीना चाहिए। प्रकृति ने फूलों की भरमार और सुंदरता चारों ओर फैलाई हुई है। अभी इस समय उनका अंत नहीं हो सकता, क्योंकि कवि को लगता है कि उनके जीवन रूपी वन में अभी अभी तो वसंत आया है, यानी उनके जीवन में अभी उत्साह और जोश बाकी है। अभी उन्हें जीना है, कुछ दिन और रचनाएं करनी है, अभी उनका अंत नहीं हो सकता है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। यहाँ पात का अर्थ है पत्ता, गात का अर्थ होता है शरीर, स्वप्न सपने को कहा जाता है, मृदुल का अर्थ होता है कोमल और कर का अर्थ है हाथ। प्रत्यूष सवेरे को कहते हैं और मनोहर यानी मन को हरने वाला यानी बहुत सुंदर। तो जैसा कि यहाँ पर है, वसंत ऋतु आ चुकी है, पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते हैं और नए नए कलियां और फूलों की चारों ओर भरमार है। ऐसे में कवि कहते हैं कि हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, यानी हरे हरे सुंदर सुंदर पत्ते हैं, कलियां हैं, कोमल कोमल फूल भी चारों ओर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि डालियों पर लहरा रहे हैं और नए पत्ते बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो मेरा सपना है कि ये जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि उन्होंने फूलों को और कलियों को युवा पीढ़ी के रूप में माना है, तो वो कहते हैं कि युवा पीढ़ी को मैं जागृत करना चाहता हूँ, इन्हें जगाना चाहता हूँ। वो कहते हैं, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। अपना जो हाथ है कोमल, मैं इन्हें बहुत ही प्यार से धीरे से सहलाते हुए जगाऊंगा, क्योंकि ये अभी सोए हुए हैं। इन्हें अपने कर्तव्यों का भान नहीं है, उन्हें अपने कर्तव्यों का आभास नहीं है कि उन्हें क्या क्या करना है। तो अपने कोमल हाथों से उन्हें धीरे धीरे सहलाकर जगाना चाहते हैं। आगे कहते हैं, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। जब वो जाग जाएंगे तो उनको सूर्य के आगमन के साथ प्रकृति में नए नए जैसे फूल खिलते हैं, उसी प्रकार से मैं उनमें एक नया सवेरा भर दूंगा, नया उत्साह जगा दूंगा। अपने कोमल हाथों से युवा पीढ़ी को जागृत करूंगा
और उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत करूंगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, इसका मतलब है यहाँ जो एक एक फूल खिला हुआ है उसके भीतर जो आलस है, जिस प्रकार से आलस में सोए पड़े हैं, उस आलस को मैं खींच निकालूंगा और अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। मेरा जो नया जीवन मुझे मिला है वसंत के आने से, मेरे अंदर जो नया उत्साह आया है, खुशियां छाई हैं, उस खुशी से और उस प्रसन्नता से मैं इन्हें दोबारा से सींचूंगा, यानी इनके भीतर मैं उसी खुशी का और उत्साह का संचार करूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। उन्हें कौन सा द्वार दिखाएंगे? खुशियों का द्वार। जब वो युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उन्हें खुशियों का द्वार हमेशा के लिए उनके लिए खुल जाएगा और उससे क्या होगा? उन्हें लगता है मानो उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। जो खुशियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं वो उनका अंत कभी नहीं होगा। तो नई पीढ़ी को राह दिखाना चाहते हैं, सही दिशा और सही ज्ञान देना चाहते हैं, तब तक कि उनका अंत नहीं हो सकता। इसीलिए वो बार बार कहते हैं, जब तक मैं युवा पीढ़ी को जगह नहीं लेता, सही रास्ता नहीं दिखा देता, तब तक मेरा अंत नहीं हो सकता। तो बच्चों, ये तो थी हमारी कविता, जिसमें कवि ने प्रकृति के सुंदर चित्रण के द्वारा ये दिखाया है कि जिस प्रकार से वसंत आने पर प्रकृति में नया जीवन आ जाता है, फल फूल कलियां सब कुछ नए जीवन को पा जाते हैं, उसी प्रकार से जो कवि है उसके जीवन में भी वसंत आया है, यानी नया उत्साह, नया जोश है। वो अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी में नया जोश और उत्साह जगाना चाहते हैं, ताकि वो भी अपना जीवन सही रास्ते पर चलते हुए जी सकें। उनके जीवन में जो खुशियां हैं वो हमेशा बनी रहें। हमें आशा है कि कविता आपको समझ आ गई होगी। तो आइए अब करते हैं MCQ प्रश्न। ध्वनि कविता के रचयिता कौन है, यानी इसके कवि कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? चलिए उत्तर देखें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अभी न होगा मेरा अंत से कवि का क्या आशय है? मेरी मृत्यु अभी नहीं होगी, मुझ में अभी बहुत उत्साह और उमंग बाकी है, मेरा अंत कभी नहीं होगा, मेरा अंत होने में देर है। इसका अर्थ क्या होगा? इसका है मुझ में अभी बहुत उत्साह और उमंग बाकी है। अगला है, कवि पुष्पों को किसके द्वारा सींचना चाहता है? नवजीवन के जल से, नवजीवन के अमृत से, नवजीवन की वर्षा से या उपरोक्त सभी? यहां है नवजीवन के अमृत से। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, अभी किसका अंत न होगा? पुष्पों का, कवि के जीवन का, कलियों का या फिर वसंत का? उत्तर है कवि के जीवन का। ध्वनि कविता में वसंत के माध्यम से कवि जीवन में क्या दिखाना चाहता है? निराशा, वसंत, उत्साह और आशा, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है उत्साह और आशा। कवि पुष्पों से क्या खींच लेना चाहता है? कोमलता, पराग, सुगंध, तंद्रा और आलस। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, तंद्रा और आलस। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार हरे हरे पात किसके प्रतीक हैं? खुशी के, नए विचारों के प्रतीक, विद्रोह के प्रतीक या हरियाली के प्रतीक? आइए उत्तर देखें। नए विचारों के प्रतीक हैं। इस कविता में कलियां किसके प्रतीक हैं? नवयुवकों के, फूलों के, वसंत के या फिर प्रातःकाल का प्रतीक हैं? बिल्कुल ठीक पहचाना, नवयुवकों का, यानी युवा पीढ़ी जो है उसका प्रतीक है। कवि खिले हुए फूलों को किसका द्वार दिखाना चाहता है? स्वर्ग का, सुख का, अनंत का द्वार या फिर उद्यान का द्वार? अनंत का द्वार, बिल्कुल ठीक उत्तर। अगला प्रश्न, जीवन के प्रति कवि का क्या दृष्टिकोण है? आशावादी, उत्साही, निराशावादी, पहला और दूसरा? चलिए उत्तर देखें। पहला और दूसरा, यानी आशावादी और उत्साही।
वसंत के आने से वृक्षों की क्या बढ़ जाती है? सुंदरता, हरियाली, कोमलता या फिर ऊंचाई? आपको कविता के आधार पर बताना है। बिल्कुल ठीक पहचाना, कोमलता। अगला प्रश्न, कवि ने निद्रित कलियां किन्हें कहा है? शिक्षित युवाओं को, आलसी और असजग युवाओं को, निराश लोगों को या परिश्रमी लोगों को? उत्तर है आलसी और असजग युवाओं को, यानी जो सोए हुए हैं, जिन्हें अपने कर्तव्यों के बारे में कुछ नहीं मालूम। पुष्प किसके प्रतीक हैं? बच्चों के, वृद्धों के, युवाओं के या फिर इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है युवाओं के। कवि कलियों पर किस प्रकार का हाथ फेरना चाहता है? कोमलता भरा, स्वप्न की तरह कोमलता भरा, वास्तविकता भरा या फिर उत्साह से भरा हुआ? उत्तर है स्वप्न की तरह कोमलता भरा हुआ हाथ। आइए अब जानते हैं पाठ के अन्य प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न आता है, अभी न होगा मेरा अंत, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर है अभी न होगा मेरा अंत, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक मनुष्य तब अपना अंत मान लेता है जब उसके भीतर का उत्साह मर जाता है या कम हो जाता है। तो कवि के मन में जीवन को जीने का उत्साह और ऊर्जा दोनों ही कूट कूट कर भरे हुए हैं, जिससे उसका जीवन अभी खुशियों से भरा हुआ है। इसलिए उसे पूरा विश्वास है कि अभी उसका अंत नहीं होने वाला है। वन में मृदुल वसंत पंक्ति से क्या आशय है? आइए उत्तर देखें। वन में मृदुल वसंत का अभिप्राय है वन रूपी जीवन में वसंत का आना। अगला प्रश्न देखें, कवि पर वसंत का क्या प्रभाव दिखाई देता है? उत्तर है वसंत ऋतु के आने पर पेड़ों पर नए नए हरे हरे पत्ते और डालियां निकल आते हैं। उन डालियों पर कोमल कलियां निकलती हैं, जिन्हें देखकर कवि का जीवन खुशियों से भर गया है। कवि उमंग से भरा हुआ है। अगला प्रश्न है, कवि पुष्पों को किस रूप में देखना चाहता है और उनमें क्या परिवर्तन चाहता है? उत्तर है कवि को पुष्प आलसी और नींद से बोझिल दिखाई लग पड़ रहे हैं। अपने स्पर्श से, यानी उन्हें छूकर, पुष्पों की नींद भरी आंखों से आलस्य को दूर करके उन्हें चुस्त और जागरूक बनाना चाहता है। अगला प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए, यानी उन्हें खिलाने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? उत्तर है कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए स्वप्न जगाकर, उनका आलस्य दूर करके उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। अगला प्रश्न है, कवि पुष्पों को अनंत का द्वार दिखाना चाहता है, क्यों? उत्तर है कवि पुष्पों को अनंत का द्वार इसलिए दिखाना चाहता है क्योंकि फूल खिलकर अनंत काल तक अपनी सुगंध और सुंदरता को चारों ओर बिखेरते रहें, जीवन भर आशा और उत्साह से भरे रहें। अगला प्रश्न देखें, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को खिलाने के लिए कवि उन कोमल कलियों को जो आलस से भरी हुई हैं, सोई हुई हैं, अपने कोमल स्पर्श से जगाने का प्रयास करता है, ताकि वो नींद से जागकर एक मनोहारी सुबह के दर्शन कर सकें। यानी वो युवा पीढ़ी को नींद से जगाने का प्रयास करता है, जो अपने जीवन के प्रति सचेत न रहकर अपने जरूरी समय को बर्बाद कर रही है। वो ये सब अपनी कविता के माध्यम से करना चाहता है। अगला प्रश्न, वसंत को ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस ऋतु में मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। पेड़ पौधों पर नई कोपलें फूटने लगती हैं, फूलों पर तितलियां और भंवरे मंडराने लगते हैं, घास के मैदान हरे भरे हो जाते हैं, पक्षियों की आवाजों से पूरा वातावरण गूंज उठता है। इस ऋतु में बहुत से त्योहार भी मनाए जाते हैं और सबका मन उत्साह और प्रसन्नता से भर उठता है। अगला प्रश्न देखें, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। ऋतु परिवर्तन का हमारे खान पान, हमारे पहनावे, स्वास्थ्य और उस समय के त्योहार आदि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः जैसी ऋतु होगी, उपरोक्त बातें भी बिल्कुल उसी के अनुसार होती हैं। यानी अगर गर्मी होगी
तो हम उसको गर्मी को दूर भगाने के लिए ठंडे खाद्य पदार्थ खाएंगे या पिएंगे। उसी प्रकार से हमारा पहनावा भी हल्का होगा, और यदि सर्दी होगी तो हम उसके हिसाब से गर्म खाने की चीज़ें खाएंगे और पानी पिएंगे, और साथ ही साथ में हम ऊनी वस्त्र पहनेंगे ताकि ठंड से बचाव हो सके। वर्षा ऋतु क्या उसी प्रकार से बदलाव होता है। तो आप जान गए होंगे कि किस प्रकार से ऋतु के बदलने से हमारी खान पान, हमारा रहन सहन, ये सब चीज़ें भी बदल जाते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बौर, भौरे वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर, सभी बंधन छूट जाते हैं। तो होली कौन से मौसम में आती है, कौन सी ऋतु होती है? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। इस कविता में वसंत ऋतु का वर्णन है। यहाँ आम के बौर और होली के त्योहार का भी वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? उत्तर है, हम फूलों और पौधों को अधिक से अधिक संख्या में उगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे, समय पर उनमें खाद, पानी से सिंचाई आदि की व्यवस्था करेंगे। फल फूलों को जंगली जानवरों और बेकार तोड़ने वाले लोगों से भी बचाएंगे। भाषा की बात से प्रश्न है, ऐसे वाक्यों को एकत्रित कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का प्रयोग वाक्यों में कीजिए। बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। आपने यहाँ देखा एक ही शब्द दो बार एक एक साथ में आया है, तो इन्हें पुनरावृत्त शब्द कहा जाता है। बातों बातों का क्या होगा? बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। रह रह कर, मुझे रह रह कर अपने बचपन की बातें याद आती हैं। लाल लाल से क्या वाक्य बना? सोनू के पास गुलाब के लाल लाल फूल हैं। सुबह सुबह, सुबह सुबह किसी ने मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दी। रातों रात, निहाल चंद रातों रात सारा धन लेकर गायब हो गया। घड़ी घड़ी, विमल घड़ी घड़ी अपने बाल संवारता रहता है। तो बच्चों, ये तो थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। भावार्थ जाना हमने, शब्दार्थ जाने, साथ ही साथ में हमने पाठ के प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा की। पाठ के अधिक से अधिक प्रश्नोत्तर हमने यहाँ पर कवर किए हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक नई वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। विदा।